वालेकुम। आज हम मौजूद हैं फरहान खालिद के साथ, जिनका अभी 2 दिन पहले ही वीज़ा लगा है। तो हमने कहा कि इनसे कुछ डिस्कशन कर लें अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ और वीज़ा प्रोसेसिंग और इनका कितने टाइम में वीज़ा आया। तो अस्सलाम वालेकुम फरहान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या हाल तो है? आज हम देखने वालों को ज़रा बताएंगे कि आपका जो वीज़ा रहा उसका क्या प्रोसीजर रहा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया पहले, और जो आपका कोर्स है, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो बहुत यूनिक है। तो उस कोर्स के बारे में और थोड़ा सा अगर आप बताएं बच्चों को, ताकि उनको थोड़ी गाइडेंस मिले। अच्छा, तो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना। लेकिन मुझे अपना मास्टर्स करना था बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेसिफिकली। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मुझे इतने ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि एक तो मेरी बैचलर्स की डिग्री जो है वो भी थोड़ी डिफ़र कर रही थी मेरी मास्टर्स की डिग्री से। फिर सेकेंडली स्पेसिफिकली इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट जो थी वो कुछ में जर्मन लैंग्वेज की भी आ रही थी, और फिर कुछ में जो है मेरी बैचलर्स की डिग्री जो है ना वो फुलफिल नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने फिर भी अप्लाई किया बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, अराउंड 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स में किया, जैसे इकोनॉमिक्स की मेरी बैचलर्स की डिग्री है तो मैंने इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, उसमें मुझे कुछ में एडमिशन आ गए। बिजनेस एनालिटिक्स में मैंने जितनों में अप्लाई किया था उसमें एडमिशन तो कम में आए, लेकिन जिसमें से आए भी वो थोड़े कंडीशनल बेस्ड एडमिशन्स थे। तो फिर मैंने थोड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन एक्सप्लोर किया। तो तो आपको कैसे इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको किसने गाइड किया और कैसे, जो कि आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, तो आप ये ज़रा बताएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक जो है वो मैं खुद अप्लाई कर रहा था, तो पब्लिक के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। अब प्राइवेट के लिए मैं खुद भी मतलब ढूंढना चाहता कर लेता, लेकिन बहुत थक गया था मैं पब्लिक में अप्लाई कर करके। तो फिर ये जहन है हमारे, इन्होंने इनसे मेरा राब्ता निकला, इनसे पुरानी बातचीत थी मेरी, तो फिर इन्होंने मुझे अच्छा खासा गाइड किया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तकरीबन इन्होंने मुझे कोई 8-10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके दी। फिर मैंने अपने बजट के हिसाब से, मैंने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स के हिसाब से इनके साथ बैठ के डिसाइड किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है मुझे। तो फिर ऑल कमिंग टू अ पॉइंट हमने एक यूनिवर्सिटी डिसाइड की और फिर वहाँ पे एडमिशन हो गया। हाँ, तो मैं आप लोग बताऊँ कि इन्होंने SRH में इन्होंने करा था। SRH अपने इनको रिकमेंड करी कि SRH जो है इनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही थी उस वक्त, और 40%, क्योंकि इनके ग्रेड्स अच्छे थे और इनके पास आइल्स भी जो है इनका स्कोर अच्छा था, 7.5 इनका आइल्स था। तो और ग्रेड्स भी इनके अच्छे थे, तो इनको आइल्स जो इनको स्कॉलरशिप मिली वो इनको तकरीबन 40% मिली, जिसमें इनकी जो फीस है वो रिड्यूस हो गई। अच्छा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वैसे तो SRH जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन इनके जो असल में जो कोर्स था वो, जैसे इन्होंने बताया कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना उसमें अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते, जो स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है। और यही रीज़न है जर्मनी में प्राइवेट में पढ़ने का, वरना जर्मनी में वैसे फ्री एजुकेशन है। बच्चा अगर कोर्स अवेलेबल है पब्लिक में तो बच्चा पब्लिक में जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे का कोर्स जो है जो वो चाह रहे हैं जिसमें मास्टर्स करना, तो वो अगर ना हो तो वो पब्लिक में तो वो प्राइवेट में जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में कि भाई वीज़ा के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, किसने इनको स्पॉन्सर किया, और क्या क्या इनसे इंटरव्यू में सवाल हुए, वो भी हम इनको एक तफसील से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फरहान, मुझे आप वीज़े के बारे में बताएं कि वीज़ा की जब हमने अप्लाई करा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड थे। अच्छा, तो मेरा बैकग्राउंड ओ लेवल ए लेवल्स का है। लेकिन मैं मैट्रिक वालों को भी साथ साथ बता देता हूँ कि अगर आपने मैट्रिक इंटर किया हुआ है तो आपको इंटर मैट्रिक की डिग्री चाहिए। आपने ओ लेवल ए लेवल किया हुआ है तो ओ लेवल ए लेवल की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको। फिर आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए अटेस्टेड HEC से। सेकेंडली फिर आपको अपने आईएलटीएस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपना FRC चाहिए, NIC आपका बना वो चाहिए। बैचलर्स लेवल पे तो आपका बी फॉर्म चल जाता है। और कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके एफिडेविट चाहिए, स्पॉन्सर लेटर चाहिए आपको, ब्लॉग अकाउंट कंफर्मेशन चाहिए, वो एक बहुत वाइटल रिक्वायरमेंट है जर्मनी की। और सेकेंडली जैसे मेरे खुद फैमिली से मैं स्पॉन्सर हो रहा था, मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे थे, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है आपको और उनके मीन्स ऑफ पेमेंट चाहिए होते हैं। इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, और देन कर देगा इंशाल्लाह गाइड इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कर देंगे। अच्छा, ये जो एक बैंक स्टेटमेंट का मसला है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती। तो पहले तो मैं बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो अगर आप इस्लामाबाद या कहीं पंजाब साइड पे कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है। लेकिन कराची में अगर आप कर रहे हैं तो कराची में आपको सिर्फ ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो ब्लॉक अकाउंट हो गया वो शो कराना है और आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी।
वरना जो पब्लिक यूनिवर्सिटी वाला है वो बच्चा बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करता है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करी और कितनी जो रिमेनिंग अमाउंट था यूरोज में कितनी शो करी, ये आप मुझे ज़रा इनको गाइड करें ताकि अगर बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करना ना भूले। तो वो बात बिल्कुल सही है कि इस्लामाबाद एम्बेसी की बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। कराची एम्बेसी की इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, खासतौर पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप बस अपना एडमिशन लें और डायरेक्ट जा सकते हैं ब्लॉक अकाउंट बना के। प्राइवेट के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताने का तो फ़ायदा नहीं है, ऑडियंस थोड़ी मिसलीड होगी, लेकिन आपको मैं रफली बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है फॉर एग्जांपल 10,000 यूरो, तो आपने अगर उसमें से 4,000 यूरो एज एडवांस पे कर दिए यूनिवर्सिटी को, तो बाकी जो 6,000 यूरो है ना वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर की आपकी जो ट्यूशन फ़ी है ना वो आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करनी होती है। अच्छा, आपका जो वीज़ा है, जब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल जो आप उनको मेन बताना चाहें आवाम को? इंटरव्यू में मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उससे दो चीज़ होती हैं। एक तो बच्चा बहुत अंडर प्रेशर आ जाता है और वो मतलब हावी कर लेता है अपने ऊपर, और दूसरी चीज़ वो सिर्फ उन स्पेसिफिक सवालों के लिए तैयारी करता है। अब जाहिर सी बात है एम्बेसी वाले हैं, कुछ हो सकता है कोई डिफरेंट बंदा उस दिन इंटरव्यू ले रहा हो, कोई डिफरेंट सवाल पूछ ले, लेकिन रफली आपको जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस मतलब बेसिकली उनकी इकोनॉमी में उनके पॉलिटिकल हालात क्या हैं, उनके स्टेट्स करीब कौन से, कंट्रीज कौन से करीब है, यूरोप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जर्मनी के कल्चर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। फिर आपको अपनी डिग्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, वो उसमें आपको क्या कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। सो बेसिकली इतना मुश्किल इंटरव्यू होता नहीं है, थोड़ा लॉजिकली अगर आप बच्चे डरते ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि वो जो इंटरव्यू है वो उसमें सिंपल ये पूछने देखना चाहते हैं कि आपका जो है वो आप स्पॉन्सर जो कर रहा है या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है या जो ब्लॉक अकाउंट है, आप वहाँ पे किसी के मतलब मोहताज तो नहीं होंगे, मतलब आपको किसी और से तो पैसे लेना नहीं पड़ेंगे, आपके पास इतना बैकअप में अमाउंट हो कि आप जो है वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सके। और दूसरी जो चीज़ वो बोलते हैं कि वापस आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं और फिर पढ़ने के बाद वापस नहीं आते, तो ये उनको एक डर होता है कि बच्चा कहीं आएगा तो ऐसा ना हो कि ये यहीं रुक जाए, तो उनको सेटिस्फाई करना होता है कि भाई ये तो आपसे कोई इस तरह का सवाल किया था कि आप वापस आने का? एग्जैक्टली आपको अपना वे रूट बैक टू पाकिस्तान तो बताना ही पड़ता है, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ जर्मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी भी कंट्री के लिए बताना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री आपको सिर्फ लोगों का इनटेक नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है आपको एजुकेट करके यही चाहती है कि आप जाओ अपनी कंट्री को सर्व करो। सो बेसिकली आपको जर्मनी के लिए भी मुझसे सवाल किया गया था, तो मैंने उनको वे रूट बैक टू पाकिस्तान बताया कि हाउ कैन आई सर्व बेटर इन माई कंट्री। तो दैट्स ऑल, नथिंग मच इन द इंटरव्यू मोर। ओके, मतलब इंटरव्यू जो है इतना मतलब मुश्किल नहीं होता अगर बच्चे की तैयारी सही है और वो बाकी सिर्फ पढ़ने जा रहा है, तो वो सिंपल अपना बस तैयारी करके जाए और इंटरव्यू दे दे। एज लॉन्ग एज आपकी नीयत साफ है ना, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना, वहाँ पे स्लिप नहीं होना जाके, या फिर और कोई मकसद नहीं है, पढ़ने ही जाना है आपने, तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। और फिर आपने जो कोर्स चुना है मतलब वो आपने आपकी जो है रिलेट ही कर रहा हो, मतलब आपकी बैचलर्स की डिग्री से रिलेट कर रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी डिग्री से मतलब बिल्कुल ही उल्टा है। एक बच्चे ने तो मैंने देखा कि कंप्यूटर साइंस में मतलब बैचलर्स किया हुआ था और उसने मास्टर्स के लिए जो अप्लाई किया तो वो कर दिया मैनेजमेंट साइड पे, कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट में। उसकी एग्जांपल मैं अपनी डिग्री की दूं, जैसे मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, तो अब मैं चाहूँ मैं मेडिकल में जाके वहाँ पे कुछ एमबीबीएस में हायर स्टडीज़ नहीं कर सकता, या मैं इंजीनियरिंग में जाके नहीं कर सकता, मैं डेटा साइंसेस प्योर में नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबल डिग्री देखनी थी, इसलिए मैंने बिजनेस एनालिटिक्स देखी उसके लिए। सो ऑब्वियसली आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि आपकी डिग्री बैचलर्स की और मास्टर्स की कैसे रिलेट कर रही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कि कैसे मतलब रिलेट करनी चाहिए ताकि वो देखें हाँ भी बच्चा सीरियस है और बच्चा जो है वो इसको इतनी नॉलेज है, जब इसने बैचलर्स में भी ये डिग्री ली और मास्टर्स में भी ली। अच्छा, आपका जो है कितने दिन में वीज़ा जो है वो आपको रिसीव हो गया एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से? मेरा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथली हुआ और मुझे विद इन 28 टू आई गेस 32 डेज में वीज़ा रिसीव हो गया। वीज़ा रिसीव हुआ, काफ़ी जल्दी हो गया, तो आप इंशाल्लाह कल जो है वो आप उस पासपोर्ट उठा लेंगे। अच्छा, डायरेक्ट जो है आपका वीज़ा लेता तो आपको मेल आई, और फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर रहा जब आपको मेल आई कि हाँ भाई आपका अप्रूवल आ गया है? तो बेसिकली आपको कराची एम्बेसी से क्लियरेंस ईमेल आती है कि आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है, नाउ जस्ट कम एंड सबमिट योर हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल। तो फिर आप अगले दिन जाते हैं अपने टिकट के साथ, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ वहाँ पर जाके जमा कराते हैं, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 डेज़ आप वहाँ से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है ये आपने मतलब कहाँ से बंदा ले सकता है और कितने की पड़ जाती है अंदाज़न? और अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के देखें दो तरीके होते हैं, एक तो आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे होते हैं फिनटेपा का या कोरेकल या किसी भी बैंक में आप खुलवा रहे हैं, एक तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे होते हैं, वो भी शो करा सकते हैं अपनी एम्बेसी में। बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप जो है अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें,
पाकिस्तान में बहुत कंपनीज हैं, आदम जी है, EFU है, लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनीज हैं, और वो रफली आपको अराउंड समवेयर बिटवीन 8 to 12,000 की वो हेल्थ इंश्योरेंस पड़ती है। वो 6 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस होती है और पूरी शेंजन स्टेट्स को कवर करती है। अच्छा, और वो 30,000 यूरोज जो है उसमें वो कवर करनी चाहिए उसको आप। एग्जैक्टली वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि 25,000 से ज़्यादा कवर करे, तो 8 to 12,000 में जो आपकी इंश्योरेंस होती है वो आपकी 30 to 50,000 कवर कर रही होती है। ठीक है, तो फिर आप इंशाल्लाह कल जो है वो आपने टिकट करा लिया है और कल आप निकल जाएंगे, और तो इंशाल्लाह हम वीज़ा भी बिल्कुल इनका शेयर करेंगे कि भाई कैसे इनका वीज़ा लगा, और सारी हम पोस्ट बनाएंगे कि भाई कैसे आप लोग भी गाइड कर सकते हैं, और इनको जो आप रिकमेंड करेंगे आप हमें। मैं 100% रिकमेंड करूँगा। अच्छा ऑफिस है, ख़ास तौर पे सबसे अच्छी चीज़ किसी की ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए उसको ऑफिस देखना चाहिए, तो बिल्कुल। और मेरा तो प्रोसेस बहुत हद तक इन्होंने ही किया है, इन्होंने बहुत हेल्प किया है हर स्टेप पे। देखिए प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं ये नहीं है कि आपको जाके एम्बेसी में भी खड़ा करें, आपको जाके हाँ, इंटरव्यू बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि हम सिर्फ यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। अब ये नहीं है कि हम आप सब हम पे ही छोड़ देंगे, नहीं अब तो बस हमने केस दे दिया, अब सब जैन भाई करेंगे, अब हम जो है वो देखें ही नहीं किसी नहीं। चीज़ को। देखे मेन चीज़ बच्चे की होती है, तो बच्चे को ही सारी एफर्ट करनी है, क्योंकि अब मुस्तकबिल वो अपना बना रहे हैं, ये जैन का मुस्तकबिल नहीं बन रहा है, ये किसी और का नहीं बन रहा। अब आप बच्चों से भी ये सोचते हैं सर एसओपी भी आप लिख दें, अभी बच्चे को एसओपी जो है वो खुद लिखनी चाहिए। खासतौर पे एसओपी तो खुद ही लिखनी चाहिए भाई, आपको पता है ना आपने किया क्या है। और आप क्यों करा दूसरे को थोड़ी हाँ, वही तो। अब एसओपी क्या होता है कि वो हम लिख देते हैं और बच्चा इवन वो सही से याद भी करके नहीं जाता। अभी हमारा लास्ट हमने एक केस किया था, तो मैं यही बताऊं आपको कि लास्ट हमने एक केस किया, उसकी एसओपी हमने लिखी, बच्चे ने एसओपी तक याद करके नहीं किया, वो हमने उसको सबके बोला। नहीं, एसओपी खासतौर पे ये चीज़ शायद मैं मिस कर गया हूँ शुरू में, लेकिन एसओपी आपने खुद लिखनी चाहिए। और इंटरव्यू पे खासतौर पे आपसे एसओपी रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कि आपने खुद लिखी है, आपको पता है आपने करना है क्या, आपका एम देखना चाह रहे होते हैं वो। तो एसओपी बहुत वाइटल स्टेप होता है, आपने खुद लिखना है और इन पे एसओपी के लिए रिलाई ये मैं बताऊं। अगर हम लिख बस भी ये कि रहे हो, आप अगर लिख लें हम उसको बेहतर कर सकते हैं कि आप एक एसओपी लिख कर Refine लाए जरूर करवा और लें हम किसी उसको से। रिफाइन कर दें, हम उसके अंदर थोड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो चेंज करके हम उसमें थोड़ा सा अच्छा उसको मतलब इनहेंस करके थोड़ा सा हम उसको आगे दे दें। लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं कि आप ही लिखें और आप बच्चे याद ही करके ना जाएं, तो बिल्कुल भी बच्चे जो है वो केस जो है वो बिल्कुल एक अप टू डेट रहें कि भाई उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है और हमसे अपडेट लेते रहें, इस तरह बिल्कुल चलता है। खैर बड़ी अच्छी बात रही फरहान आपसे, और इंशाल्लाह अब तो आप जर्मनी चले आएंगे, तो कभी आप वापस टूर वूर करने आए पाकिस्तान का तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और फिर हम इंशाल्लाह इनके साथ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मोर इन्फॉर्मेशन आपको जर्मनी की देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह।